साथियों नमस्कार। आज ये इकोनॉमिक्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर होगा, पहला वीडियो होगा जिसमें हम बेसिक की बात करेंगे। तो इसमें लगभग 20 से 25 वीडियो बनेगा जिसमें हम बेसिक से एडवांस की ओर जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे और बहुत सारे चीज़ें देखेंगे। गरीबी जानेंगे, बेरोज़गारी जानेंगे, वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानेंगे, है ना। तो और एक ज़रूरी सूचना कि आप यदि डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, और जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगा। डेली करंट अफेयर्स PDF मिलेगा उसमें आपको, और ऑडियो न्यूज भी मिलेगा जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, पहले यहीं से जानेंगे। अर्थशास्त्र क्या है और क्यों पढ़नी चाहिए हमें, इकोनॉमिक्स क्या है और हमें ये इसे क्यों पढ़ने की आवश्यकता है। तो अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो अध्ययन करता है कि आपको ये नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ही बना सकते हैं। पेन कॉपी लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। तो पहले जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स है क्या। तो अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है, एक सोशल स्टडी है जो अध्ययन करता है कि व्यक्ति, व्यवसाय, देश, समाज एवं सरकार किस प्रकार अपनी सीमित संसाधन, जो स्कार्स रिसोर्सेस है हमारे पास, उस संसाधनों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसको लेमन टर्म में समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति के लेवल पर अर्थशास्त्र क्या है, ए एक व्यक्ति है, ठीक है। ए एक व्यक्ति है, ए नाम है उसका, जिसका मंथली इनकम मान लेते हैं 40,000 रुपया है। के मतलब 40,000 रुपये जिसका मंथली इनकम है। इसी में इसको शिक्षा पर खर्च करना है, इसी में परिवार के भरण पोषण पर खर्च करना है, इसी में इसका स्वास्थ्य पर खर्च करना है, इसी में इसको टूरिज्म पर खर्च करना है, इसी में मतलब जितने भी खर्च हैं इसी में इसको मैनेज करना है 40,000 पर ही। तो इसके पास मान सकते हैं 40,000 एक सीमित संसाधन है, और इसी 40,000 रुपये का प्रयोग करके वो अपने असीमित चाह को किस ढंग से पूरा कर सके ताकि सभी उसकी इच्छाओं की कामना पूर्ण हो सके। तो यही अर्थशास्त्र में बेसिकली पढ़ना है। और अर्थशास्त्र में बेसिकली जो स्कार्स रिसोर्स हैं, यानी जो सीमित संसाधन है, उसका हम किस ढंग से उपयोग करें कि देश के लिए हम बता रहे हैं। जैसे देश के पास कोई संसाधन लिमिट है, ठीक है, लिमिट है, तो उस संसाधन का पूरे देश के नागरिकों का उपयोग सही ढंग से हो, उसका ही अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है कि किस प्रकार सभी संसाधनों का वितरण, समाज में समानता बरकरार रहे, सभी को संसाधन तक पहुंच हो। तो यही अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं। ओके, अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जिसमें हम उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, मूल्य, वैल्यू किस प्रकार डिटरमाइन किया जाए, उपभोग किस प्रकार खर्च करना चाहिए हमें, बचत, नेशनल इनकम, मुद्रास्फीति यानी महंगाई कितना रहना चाहिए, पर कैपिटा इनकम किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं, मौद्रिक नीति, रोजगार के अवसर कैसे जनरेट किया जा सकता है देश में, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सबों के बारे में अध्ययन करते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में। तो ये था इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स दो सिद्धांत या प्रिंसिपल पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स। पहला है कि संसाधनों का सीमित उपलब्धता है, क्या हमारे पास सभी संसाधन असीमित हैं। जैसे पानी मान लेते हैं असीमित है, लेकिन पानी का भी तो एक है लूपहोल्स की, समुंदर में है खारा पानी जिसे पीने योग्य नहीं है। हम ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो समुंदर के खारा पानी को बनाए, उसको ट्रांसफॉर्म करके पीने योग्य पानी बना सकते हैं। तो इस पर ध्यान देना। तो संसाधनों का सीमित उपलब्धता है हमारे पास, और संसाधनों का यथासंभव कुशलतापूर्वक उपयोग करना ही अर्थशास्त्र बताता है। तो अर्थशास्त्र पर दो सिद्धांत है कि सीमित उपलब्धता है, और इसी सीमित उपलब्धता यानी सीमित संसाधन का हम प्रयोग देश के या विश्व के सभी लोगों के लिए कर सकें ताकि उनकी जो ज़रूरत है वो पूरा हो सकें। ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें ये खर्च करना ही ये अर्थशास्त्र पर आधारित है। तो संसाधनों का यथासंभव कुशलतापूर्वक उपयोग करना सिखाता है अर्थशास्त्र। सीमित उपलब्धता है संसाधनों का, उसी का हम किस प्रकार यथासंभव एज पॉसिबल एफिशिएंट ढंग से उसका उपयोग कर सकते हैं।
अर्थशास्त्र के द्वारा निम्न बातें या महत्व है इसका। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला है कि सीमित संसाधनों पर किस प्रकार कार्य किया जाए। हमारे देश में संसाधन क्या है, सीमित है। चाहे कोई भी देश हो, उसमें उसके पास सभी संसाधन असीमित नहीं होते हैं। तो जिस और अर्थशास्त्र बेसिकली जो सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्स है, उसका यूटिलाइज ढंग से प्रयोग करने की बात करता है, एफिशिएंट ढंग से। तो नीतियाँ किस प्रकार हमें बनानी चाहिए उस संसाधन को लेकर, मूल्य किससे तय करना चाहिए, कर किस प्रकार लगाना चाहिए, ऋण किसे देना चाहिए, किस बेसिस पर, सब्सिडी कहाँ देना चाहिए, तो ये सब बताता है। वितरण में सोसाइटी में किस प्रकार उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, समाज में कम से कम असमानता हो, जो इक्वलिटी है वो बरकरार रहे, समाज में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, लोगों का इनकम बढ़े, समाज में ये बाजार में क्या है, डिमांड बढ़े। तो इस पर काम करना ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। आर्थिक संकट से कैसे निपटा जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस जब आ जाता है देश में, चाहे वो खाद्य संकट हो, चाहे वो और भी महंगाई वगैरह हो, महंगाई बढ़ने के कारण, तो जितने भी आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं उससे कैसे सोल्व किया जाए। बाजार व्यवहार का अध्ययन करना, बाजार में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या रेगुलेशन की ज़रूरत है, तो इसको अर्थशास्त्र के द्वारा ही हम कर सकते हैं सॉल्व। सरकार की नीतियाँ बनाना इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होता है। तो ये सब इसका इम्पोर्टेंस है। अर्थशास्त्र का एक इम्पोर्टेंस है, एक लाइन में समझना है तो मानव की चाह क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड वांट्स है, चाह की अंत नहीं है, अनंत चाह है मानव के पास। लेकिन संसाधन क्या है, सीमित है, और इसी सीमित संसाधनों से सभी की चाह पूरी करनी है। तो इस प्रकार सीमित संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि सभी की चाह पूर्ण हो सके। ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं का इस्तेमाल करना ही अर्थशास्त्र बताता है हमें। एडम स्मिथ, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक, इन्होंने अपने पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा। ये प्रीलिम्स फैक्ट है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस में इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब जानते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दो प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। और हमें पढ़ना क्या है, समष्टि ही पढ़ना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, समष्टि को मैक्रो। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं और इसे बृहत अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो व्यक्ति पर आधारित हो, व्यष्टि ऐसे याद रख सकते हैं, व्यष्टि व्यक्ति, यानी जो इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, किसी कंपनी लेवल पर हम जब अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल स्तर पर हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, प्राइस उसका निर्धारण कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई उसकी बात करें इंडिविजुअल लेवल पर, उसके आय के बारे में बात कर रहे हैं, उसके रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया व्यष्टि। ये कि इसे बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है, बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच किस इकोनॉमी को कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर जाना, बॉटम से अप की ओर जाना। बॉटम मतलब नीचे होता है, नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। नीचे क्यों, क्योंकि इसमें हम व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे जो लो लेवल का सोसाइटी है, तो इंडिविजुअल ही तो है सोसाइटी का सबसे लो लेवल, उसके बाद परिवार आता है, कंपनी वगैरह। तो इससे अध्ययन स्टार्ट करके हम देश लेवल पर जाएंगे, तो इसी को इसको कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच या बॉटम अप व्यू। उपभोक्ता के इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर के, फर्म कंपनी के। पारिवारिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। उत्पादक जो प्रोड्यूसर सामान उत्पादन कर रहा है, बना रहा है, उसका अध्ययन करना, उपभोक्ता का अध्ययन करना, डिमांड एंड सप्लाई बाजार की देखना, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। मतलब व्यष्टि मतलब छोटे लेवल पर, है ना। किसी परिवार के अर्थशास्त्र के अध्ययन कर रहे हैं, हम अपने परिवार के अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा। किसी कंपनी के अर्थशास्त्र के बारे में हम अध्ययन करें कि किसी कंपनी का जैसे डिमांड क्यों कम हो गया, सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमियां हैं, तो इसका अध्ययन करना ही व्यष्टि अर्थशास्त्र है।
समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बृहत स्तर पर जब हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं तो उसे बृहत अर्थशास्त्र कहा जाता है या समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। जैसे देश लेवल पर इंडियन इकोनॉमी क्या हो गया, ये समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था। ग्लोबल लेवल पर पूरे देश की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र हो। इसमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। पूरे देश के साधन, लोगों की इच्छा, सरकार इस पर, जैसे पूरे देश के जो संसाधन हैं वो तो पूरे देश का, इंडिया का, और उसमें इंडिया के सभी लोगों का वांट्स या ज़रूरत पूरा होना चाहिए। तो इस ढंग से अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। सरकार किसे ऋण देगी, किस पर सब्सिडी लगाएगी, तो इस प्रकार इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक जंगल है, ठीक है, तो जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, कोई कटीले पेड़ होते हैं, कोई फलदार वृक्ष होता है, कोई लताएँ होती है, कोई झाड़ियाँ होती है। तो पूरे जंगल को हम मान सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें जो छोटे छोटे पेड़ हैं अलग अलग टाइप्स के, वो मान सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र इंडिविजुअल लेवल पर। इसको बॉटम डाउन व्यू भी कहा जाता है। बॉटम डाउन यानी देश से हमको नीचे आना है, देश, पूरे देश में देश के लोग से, उसके बाद नीचे आना, तो इसे बॉटम डाउन व्यू या बॉटम डाउन अप्रोच कहा जाता है। ये समग्र अध्ययन कहलाता है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो समष्टि है, किसी कंपनी, किसी इंडिविजुअल, फैमिली, ग्राहक या फिर उपभोक्ता या फिर उत्पादक या डिमांड, किसी खास मार्केट का अध्ययन करते हैं तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब जानते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अर्थशास्त्र क्या है, उसमें बहुत सारे सिद्धांत है कि कैसे हमें नीतियाँ बनानी है, कैसे टैक्स इम्पोज करना है, किस पर टैक्स कितना लगाना है, कैसे डिमांड एंड सप्लाई को रन करना है, बाजार में बैलेंस की स्थिति बना रहे, मुद्रास्फीति ऐसे बैलेंस में बना रहे, संतुलन रहे। तो वो सब अर्थशास्त्र में होता है। अर्थशास्त्र में क्या है, बेसिकली थियोरिटिकल पार्ट है, उसमें सिद्धांत वगैरह लिखा गया है। और अर्थव्यवस्था क्या है, उस अर्थशास्त्र के नियमों या सिद्धांतों का व्यवहारिक जब हम इस्तेमाल करते हैं उसी को अर्थव्यवस्था करते हैं, इकोनॉमी। अर्थशास्त्र के नियमों सिद्धांतों का व्यवहारिक अभिव्यक्ति ही इकोनॉमी कहलाते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रिंसिपल वगैरह हैं उसको इंडिया में लागू करना ही इंडियन इकोनॉमी है। अर्थशास्त्र के जितने भी नियम सिद्धांत हैं उसका पालन हम किसी खास क्षेत्र में करते हैं, किसी खास टेरिटरी में करते हैं, तो वो उसका इकोनॉमी कहलाता है। जैसे बिहार में हम इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का पालन करेंगे तो बिहार का इकोनॉमी हो गया। यूपी के इकोनॉमी की बात करें तो यूपी हो जाएगा। एमपी की इकोनॉमी की बात करें तो एमपी होगा। और पूरे देश इंडिया को लेकर चलेंगे तो इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा। उसमें इकोनॉमिक्स क्या है, उसमें प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कैसे क्या करना है। तो और इसमें इकोनॉमी में क्या है, उसका प्रैक्टिकल यूज करना है। तो यही अर्थशास्त्र थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस, जितने भी आर्थिक क्रियाएं होते हैं उसका थ्योरेटिकल स्टडी कहलाता है अर्थशास्त्र, और उसका प्रैक्टिकल स्टडी कहलाता है इकोनॉमिक्स। यही है डिफरेंस। अर्थव्यवस्था किसी विशेष क्षेत्र जैसे देश, राज्य, महाद्वीप में अर्थशास्त्र के नियमों सिद्धांतों का व्यवहारिक अध्ययन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे भारतीय अर्थशास्त्र हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, यानी कि इकोनॉमिक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रिंसिपल्स हैं उसको हम इंडियन टेरिटरी में अप्लाई करके देखेंगे तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाएगा। इसमें बेसिकली अर्थ का मैनेज करना सिखाता है अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थ मतलब संसाधनों को किस प्रकार मैनेज किया जाए जिससे पूरे देश के लोगों की जो वांट्स है, ज़रूरत है, नीड्स है, उसको फुलफिल किया जा सके। मान लेते हैं एक व्यक्ति है सुदामा, जिसका मंथली इनकम है 40,000 रुपये। इस 40,000 रुपये में 4 के ये अपने पर खर्च करता है 4,000 रुपये, फिर 4 के इसके फैमिली, इसके पत्नी खर्च करते हैं, मान लेते हैं 4,000, और इसके 5 के ये अपने शिक्षा पर खर्च करता है, 4 के स्वास्थ्य पर खर्च करता है, और 3 के हाउसिंग वगैरह पर खर्च करता है। तो टोटल हो जाएगा कितना, 4 4 8 5 13 4 17 3 20,000 खर्च हो गया इसका टोटल एक्सपेंडिचर सभी क्षेत्रों में अलग अलग में, और बच गया 20,000। तो यही बचत अर्थव्यवस्था दिखाता है कि हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से खर्च करके कुछ बचत करना ही अर्थव्यवस्था सिखाता है। ये नहीं कि 40,000 इनकम है और 50,000 खर्च हो गया, तो ये अर्थशास्त्र के नियमों का उल्लंघन है। अर्थशास्त्र सिखाता है कि हमें जो लिमिट हमारे पास रिसोर्स हैं उसी में हम अपने सभी वांट्स को फुलफिल करें, किस प्रकार किया जाए। तो फालतू का खर्च इसमें क्या होगा, कट करना पड़ेगा।
जैसे एक स्टूडेंट है ए, इसको मिल रहा है मंथली खर्च करने के लिए 10,000 रुपया, इसी में इसको रूम रेंट देना है, इसी में इसको घूमना है, इसी में इसको पढ़ना है, इसी में इसको किताबें लेना है, वगैरह वगैरह करना है। और ये कम हो गया तो ये दोस्त से ऋण लेगा कुछ अवधि के लिए। तो यही अर्थशास्त्र सिखाता है हमें, अर्थव्यवस्था। हाई लेवल पर, कंट्री लेवल पर देखें तो टैक्स किस प्रकार इम्पोज करना है, किस सेक्टर से कितना टैक्स लेना है, जहाँ पर ज़्यादा इनकम होगा उसी से ज़्यादा टैक्स लेंगे। किस प्रकार इनकम टैक्स इम्पोज करना है, फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करना है, बचत कैसे करना है, देश का मूल्य किस प्रकार डिटरमाइन करना है, डिमांड एंड सप्लाई बरकरार है इसके लिए क्या करना है। तो यही सब अर्थव्यवस्था में होता है, इसका प्रैक्टिकल यूज होता है इकोनॉमिक्स के नियमों का। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं, एक कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, बाजार पर सब कुछ छोड़ देगी, इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, जिसमें कंपनियों के उत्पादन के जो उत्पादन पर, वितरण पर, मूल्यों पर, यानी कि कंपनी ही निर्धारित करती है डिमांड एंड सप्लाई, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप, उसका कुछ रूल रेगुलेशन नहीं होता। इसका डीमेरिट क्या है, ये डीमेरिट ये इसमें पर्यावरण को देखा नहीं जाता है, इससे असमानता समाज में ज़्यादा क्रिएट होगा, मोनोपोली नहीं चलता, कंपटीशन तो बढ़ जाता है लेकिन असमानता ज़्यादा क्रिएट होगा। प्रॉफिट इसमें मेन उसका लक्ष्य होता है, ना कि कल्याण, वेलफेयर। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का डीमेरिट है। इसे लेसेज फेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज में बैलेंस बना रहे, समाज में समानता क्रिएट हो, लोगों का रोजगार मिले, लोगों का, सभी लोगों का, मतलब इसमें समाज एज ए सोसाइटी को देखा जाता है, मतलब पूरे देश का इकोनॉमी सुधरना चाहिए। इसमें प्रॉफिट मेन उद्देश्य नहीं होता, वेलफेयर मेन उद्देश्य होता है, कल्याण। ओके, तो ये कमांड इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है। कमांड इकोनॉमी यानी सरकार, गवर्नमेंट इसमें रूल रेगुलेशन इम्पोज करेगी। इसमें फ़ायदा क्या है, इससे पर्यावरण को एक्सेस किया जा सकता है, पर्यावरण का क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई फैक्ट्री हम खोल रहे हैं कहीं तो जीव जंतु पर, बायोलॉजी उसमें इकोलॉजी पर क्या बैलेंस, इकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों देखना है। और इसमें जो समाज में इक्वलिटी बरकरार है ये देखा जाता है, और वगैरह वगैरह। तो इसके ये फ़ायदा है, लेकिन इसमें क्या है, मोनोपोली कम हो जाता है और क्रिएटिविटी कम हो जाता है। फैक्ट्री फर्म यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती सोशलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि उसको प्रॉफिट कम होता है। और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, बहुत बार पूछा गया पीटी में। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें सरकार का भी कुछ हद तक हस्तक्षेप होता है मार्केट पर, और जो फर्म है, कंपनी है प्राइवेट, उसका भी कुछ अधिकार होता है, उसको भी ऑन किया जाता है कुछ वितरण साधन वगैरह पर। तो दोनों को इसमें सरकार का भी कुछ हद तक हस्तक्षेप होता है, और कंपनी भी अपना स्वतंत्र अधिकारों का ये यूज कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना, जैसे पर्यावरण को एक्सेस करना, आपको अधिक प्रॉफिट नहीं कमाना, काम मतलब मतलब नीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कमाना है, और बहुत सारे होता है। इसमें मोनोपोली बरकरार नहीं किसी एक कंपनी का, तो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि एक वेलफेयर सोसाइटी के साथ साथ इकोनॉमी भी हमारा बढ़े। एक होता है मार्केट इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है, इसी को हम बोल सकते हैं, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी मार्केट इकोनॉमी को बोला जाता है। मार्केट इकोनॉमी बाजार में किसका डिमांड है उसी का हम सप्लाई करेंगे, जिसका सप्लाई है उसी का डिमांड, जिसका डिमांड है उसी के अनुसार हम उत्पादन करेंगे, यही है मार्केट इकोनॉमी। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, जैसे एक देश है इंडियन इकोनॉमी, तो उसको प्रभावित करने वाले वहाँ के नागरिक हो सकते हैं। नागरिक ही तो जनरेट करते हैं डिमांड को कौन जनरेट करता है, नागरिक जो पसंद करते हैं उसका सप्लाई अधिक होता है। सरकार इसमें एक प्रभावित कारक हो सकते हैं, सरकार नियम रेगुलेशन वगैरह बना सकती है। संस्था जैसे कि आरबीआई, एसबीआई, कितना % लोन रखना है, मुद्रास्फीति वगैरह को निर्धारित करना है, कैसे टैक्स कैसे इम्पोज करना है, तो ये सब सरकार का काम है। तो इस प्रकार एक फर्म या कंपनी किस मतलब मिनिमम खर्च पर अधिक सप्लाई करे जिससे ग्राहकों को भी लाभ हो, तो ये सब इसके कारक हैं, इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बाह्य कारक है, जैसे कोई देश है जहाँ पर युद्ध हो गया, जैसे अभी मध्य एशिया में युद्ध हो रहा है, तो इंडिया को तेल सप्लाई होने में महंगी पड़ेगी, तो ये बाह्य कारक भी निर्भर करते हैं। प्रदूषण हो गया, क्लाइमेट चेंज वगैरह के कारण भी तो इकोनॉमी नीचे जाती है, गिर जाती है इकोनॉमी किसी देश का। तो ये था।
अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया गया अलग अलग क्षेत्रों में। पहला एक प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर। पीएस मतलब प्राइमरी सेक्टर। इसमें बेसिकली जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है डायरेक्टली। प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी आर्थिक गतिविधि होते हैं उसमें प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड किया जाता है डायरेक्टली। जैसे कृषि में हम प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं, भूमि पर, जल पर, पौधों पर, पेड़ पौधों पर। पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, मत्स्यन हो गया, फिशिंग, खनन उत्खनन। खनन भी तो एक प्राकृतिक ही चीज़ों का किया जाता है। तो ये सब याद रखना कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो कृषि आ जाएगा, पशुपालन, वानिकी, मत्स्यन यानी कि मछली पालन, खनन उत्खनन काम, माइनिंग। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर या विनिर्माण क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन को हमने प्राप्त कर लिया प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है। तो इसमें इसी प्रकार इसका डिफाइन कर सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत वे सारी आर्थिक क्रियाएं शामिल है जिसमें हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके उसको संशोधित करके एक नए अलग उत्पाद बनाते हैं, फैक्ट्रियों का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग करके। तो उसे औद्योगिक या द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। इसमें मतलब बेसिकली फैक्ट्री में जो जैसे दूध से बना दिए हम क्या, पनीर। तो ये क्या हो गया, या पनीर बनाने के लिए यहाँ पर क्या काम आया, फैक्ट्री वगैरह। चॉकलेट बना दिए हम दूध से या आटा से, चॉकलेट बना दिए, बिस्किट बना दिए, तो बिस्किट बन गया किससे, विनिर्माण क्षेत्र का आ जाएगा। इसमें एग्जांपल दूध है, ये प्राथमिक क्षेत्र का एक्टिविटी, और ये आ जाएगा बिस्किट सेकेंडरी सेक्टर का। लोहा वगैरह से हम बना दिए कोई बर्तन, तो ये क्या आ जाएगा, स्टील से बना दिए बर्तन, तो ये बर्तन का उपयोग जहाँ भी फैक्ट्री इन्वॉल्व हो गया वो औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र का भाग बन जाएगा। संशोधित करना है, प्राकृतिक संसाधनों का तकनीक से फैक्ट्री के द्वारा संशोधित रूप में एक नए उत्पाद बनाना ही द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और एक बात पीटी फैक्ट्स, प्राथमिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करते हैं वर्कर, उन्हें लाल कॉलर वर्कर कहा जाता है। लाल रेड कॉलर वर्कर किन्हें कहा जाता है, जो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि लाल कॉलर इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि आउटडोर काम करते हैं, बाहर में काम करते हैं, घरों से बाहर। तो लाल कॉलर वर्कर किसे कहा जाता है, जो प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व रहते हैं। एक है ब्लू कॉलर वर्कर किन्हें कहा जाता है, जो द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं। तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पिंक कॉलर वर्कर कहा जाता है। तो ये लाल कॉलर और ये ब्लू कॉलर बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखनी है। तृतीय क्षेत्र में आ जाता है सेवा क्षेत्र, जो भी लोगों की सेवा उपलब्ध करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे क्या है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे अभी हम सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑनलाइन टीचिंग भी टर्शियरी सेक्टर में आएगा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। इसमें व्यापार शामिल है, परिवहन शामिल है, होटल, टूरिज्म, पर्यटन, भंडारण करना है, संचार शामिल है, प्रचार शामिल है, शिक्षा शामिल है। पुजारी जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तृतीय क्षेत्र के अंदर है। शिक्षक किस क्षेत्र के अंदर, शिक्षक भी तो शिक्षा का सेवा प्रदान करते हैं। डॉक्टर चिकित्सा की सेवा प्रदान करते हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। लोक प्रशासन जो होते हैं वो भी सेवा, लोगों का सेवक ही है, लोक सेवक, तो वो भी सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। अन्य सेवा जितने भी है सभी के सभी तृतीय, जैसे डिलीवरी, मिल्क वेंडर क्या आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि वो दूध की सर्विस प्रदान कर रहा है। टेलर दर्जी क्या हो जाएगा, पोशाक की सेवा प्रदान कर रहा है, कपड़ों की सेवा, तो ये हो जाएगा। कुरियर वाला ये भी सर्विस प्रदान करता है। और इंटरटेनमेंट वाले भी सेवा सेक्टर में ही आएंगे तृतीय क्षेत्र में, आर्टिस्ट, गायक वगैरह। एक होता है वाइट कॉलर वर्कर और नो कॉलर वर्कर, इसको भी ध्यान में रखना। तो ये बेसिकली सेवा क्षेत्र को ही अलग अलग डिवाइड किया गया है। सेवा क्षेत्र में वाइट कॉलर वर्कर किसे कहा जाता है, जो क्लरिकल काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, अकाउंटेंट हैं। और इसमें बेसिकली शर्ट एंड टाई वर्कर भी इन्हें कहा जाता है, जो शर्ट एंड टाई में काम करते हैं, बेसिकली ऑफिशियल काम करते हैं। जैसे इसमें इंजीनियर वगैरह आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉयर आ गया, अकाउंटेंट आ गया जो बैंकों में काम करते हैं, क्लर्क आ गया, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम करते हैं जो ऑफिसर वगैरह,
तो वो सब के सब क्या आएंगे, वाइट कॉलर वर्कर में, जो शर्ट एंड टाई वर्कर भी इन्हें कहा जाता है। अगला है नो कॉलर वर्कर, किन्हें कहा जाता है। नो कॉलर वर्कर भी टर्शियरी सेक्टर का ही एक हिस्सा है, भाग है। इसमें म्यूजिशियन और आर्टिस्ट आ जाते हैं, क्योंकि इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स पोशाक नहीं है, और ये अपने कोई निश्चित टाइम नहीं और अपने अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ये जो पैशन को प्रोफेशन में जो बदल देते हैं उनको नो कॉलर वर्कर कहा जाता है। मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं को 3 क्षेत्र में ही बांटा गया, लेकिन एक चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी होता है। चतुर्थ क्षेत्र को क्वार्टरनरी सेक्टर कहा जाता है। इसमें बेसिकली ज्ञान, तकनीक, प्रबंधकीय स्किल, कौशल वाला जितना भी काम हो गया स्किल वाला, वो सब चतुर्थ क्षेत्र में आएगा। टेक्नोलॉजी बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, यानी कि इंटेलेक्चुअल या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें आईटी सेक्टर आ जाएगा शामिल, कंप्यूटर सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, सॉफ्टवेयर, एआई वगैरह। इसी में एआई तो इसमें आ जाएगा पंचक क्षेत्र में, क्योंकि ये उन्नत क्षेत्र है। प्रबंधक वाला काम करना। पंचक क्षेत्र चतुर्थ क्षेत्र का ही एडवांस रूप है, और ये चतुर्थ क्षेत्र और पंचक क्षेत्र सेवा क्षेत्र से ही कोरिलेट करते हैं। क्वेनरी सेक्टर इसको कहा जाता है। इसमें उच्च किस्म की सेवा आ जाता है, हाई क्वालिटी का। कोई चीज़ का स्पेशलिस्ट है, जैसे एआईवी न्यूज में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका कोई स्पेशलिस्ट है तो वो पंचक क्षेत्र का आ जाएगा। क्वांटम साइंस अभी न्यूज में है, इसका कोई स्पेशलिस्ट है तो वो पंचक क्षेत्र में, मतलब हाईली जो एडवांस लोग होते हैं स्पेशलिस्ट किसी स्किल में, तो उसे पंचक क्षेत्र में रखा जाता है। पदाधिकारी होते हैं, सलाहकार होते हैं, जो सरकार को नीतियाँ बनाने हेतु सलाह देते हैं। क्रिएटिव जो काम करते हैं, इमेजिनेशन उनका अच्छा रहता है, क्रिएटिव, तो वो पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मिलिट्री, पॉलिसी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट वगैरह, ये सब पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो उच्च किस्म की सेवा प्रदान करते हैं उसे, और स्पेशलिस्ट ढंग से, किसी स्किलफुल ढंग से, किसी स्किल में स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उन्हें पंचक क्षेत्र, क्वेनरी सेक्टर कहा जाता है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 ढंग में बांटा गया। एक विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील देश या विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश। विकसित को डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार किसी देश में ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा यदि 14,005 US$ से 2023 में ये निर्धारित, ये चेंज होता है, जैसे 2024 में चेंज हो जाएगा, 2025 में चेंज होगा, बढ़ते जाएगा, तो इतना कम है तो वो इतना है, ये इससे अधिक है तो वो विकसित देश कहलाएंगे, डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका हो गया। विकासशील देश क्या है, ब्राज़ील, चीन और भारत। भारत क्या है, अभी विकासशील है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग इकोनॉमी वाला कंट्री है। और इसमें 2 भाग में इसे डिवाइड किया गया है, लोअर मिडिल इनकम वाला कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, यानी कि निम्न मध्यम आय वाला देश, जिसका जो कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम टू पर कैपिटा इनकम 1146 से 4000 इतना के बीच है, तो ये है। अपर मिडिल इनकम कंट्री, इसका यदि ये पर कैपिटा GNI पर, ग्रोस नेशनल इनकम पर इतना है, तो ये आ जाएगा अपर मिडिल इनकम कंट्री। इसके आगे बारे में हम जानेंगे, GNI क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है, नेशनल इनकम क्या, आगे वाली वीडियो में जानेंगे डिटेल से। अल्प विकसित देश क्या है, जिसका GNI पर कैपिटा पर 1145 US$ या इससे कम हो 2023 के अकॉर्डिंग। ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार चेंज होते रहता है बार बार, तो ये ध्यान में रखना। विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश, डेवलप्ड इकोनॉमी वाला कंट्री, उसको बोलेंगे जिसका इनकम, लोगों के जो पर कैपिटा इनकम है वो अधिक रहता है। जिसका मध्यम रहता है तो वो विकासशील, और जिसका कम रहता है, मध्यम से भी कम जितना रहना चाहिए, वो अल्प विकसित कहलाते हैं। इसे याद रख सकते हैं इसको, हालांकि इसे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक होता है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, एक देश किसी दूसरे, जैसे भारत है, भारत का व्यापार अमेरिका से चल रहा है, चीन से चल रहा है, इंडोनेशिया से चल रहा है, सिंगापुर से चल रहा है, अलग अलग देशों से चल रहा है भारत का ट्रेड, तो इसी को बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। जब एक देश दूसरे देश से ट्रेड करने के लिए ओपन कर दे इकोनॉमी, कि आप हमारे यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, हम आपके यहाँ कर सकते हैं, तो ये खुली अर्थव्यवस्था हो गया। ओपन है क्या, नहीं, हमें किसी अन्य देश से मतलब ही नहीं है, हम अपना खुद जिएंगे इसमें, हम अपनी इकोनॉमी खुद बनाएंगे, आत्मनिर्भर होंगे। तो ये संभव ही नहीं, क्योंकि एक देश के पास सभी संसाधन उपलब्ध नहीं है। जैसे मान लीजिए मध्य एशिया के पास तेल का भंडार है, तो हो सकता है वहाँ पर अनाज ना हो,
हो सकता है जल ना हो सकता है और दूसरे संसाधन ना हो, तो निर्भर रहना ही पड़ता है देशों को अन्य देशों पर, क्योंकि एक देश के पार सभी संसाधन भरपूर मात्रा में नहीं होते। तो बंद अर्थव्यवस्था मतलब जो अपने ट्रेड किसी अन्य देशों से नहीं करना चाहता, उसे बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये था इंट्रो वीडियो इकोनॉमिक्स का, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए।